प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास 10th मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक रियल नंबर। और इससे पहले आपको इस टॉपिक से वीडियो मिल गया होगा और आज हम पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, कोई हम भाज्य संख्या ले लेते हैं 210 और उसमें अभाज्य संख्याओं से हम विभाजित कराएंगे। जैसे 2 से हम कराएंगे तो 2 के 2 और 0 उतरेगा, यानी कि 10 दूना 20 हो गया, तो 1 बचा, 5 दूना 10 यानी कि 105। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 त्रिका 9 बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। फिर 5 से हम विभाजित कराएंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका गुणनखंड हम करते हैं तो क्या मिलता है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे, मतलब कोई भी क्रम में लिखिए इसका आंसर वही होगा। ठीक, जो पहले का हो। तो इसका परिभाषा जो बना है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्या यानी कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार और बता देते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याओं अभाज्य, प्रत्येक यानी कि भाज्य संख्या क्या थी 210 और अभाज्य क्या थी 2 3 5 7। प्रत्येक भाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार की, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसका हल देखते हैं। मान लीजिए यदि n के किसी मान के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती, ये प्रश्न कह रहा, तो वह 5 से विभाज्य होगी। जब 5 से विभाज्य होगी तो 4 की पावर जो n है, 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 ही होगा। क्यों 5 ही होगा? लेकिन n की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर n लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 पूरे ब्रैकेट के पावर n, ये भी लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं 2 की पावर 2n कह सकते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। आपको दिख रहा है 2 के अलावा कोई है नहीं, है ना। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 या 0 पर समाप्त हो। कोई अंक नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। हल है तो 96 यानी कि 96 का हम पहले पहले इसका गुणनखंड करेंगे और 404 का भी गुणनखंड करेंगे। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। पहले हम 2 बार लेके जाएंगे 48 होगा, फिर 2 बार लेके जाएंगे 24 होगा, फिर 2 बार ले जाएंगे 12 है, फिर 2 बार ले जाएंगे 6 है, फिर 2 बार ले जाएंगे 3 आएगा, फिर 3 बार ले जाएंगे 1 आएगा। इसी प्रकार 404 को हम 2 बार पहले काटेंगे 202, फिर 2 को काटेंगे 101, फिर 101 को काटेंगे 1 बार जाएंगे। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे हम? यही लिखेंगे कि 96 इक्वल कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो गई और गुणे में 3 की पावर 1 और 404 बराबर 2 कितना है? 2 की पावर 2 गुणे 101 की पावर 1। तो हमें इसमें दिख रहा है दोनों में उभयनिष्ठ 2 की पावर 2 यानी कि 2 दोनों में है। ठीक, इसमें भी है, इसमें भी 2 की पावर 2। प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात जो है 2 की पावर 2 है। तो HCF कहता है कि दोनों का उभयनिष्ठ जो सबसे छोटा वही हमारा HCF, यानी कि HCF 96,404 का जो HCF है 2 की पावर 2 यानी कि 4, इसका HCF होगा यानी कि मासा होगा 4। ठीक, अब उसमें पूछा गया है लासा, तो लासा क्या होगा? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें जो कॉमन जो बड़े घात की हैं उनको सबको मल्टीपल करा दीजिए तब भी हमारा LCM निकल आएगा। ठीक, लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद रहता है तो आप निकाल LCM गुणे HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अपान HCF। तो LCM निकालना है आपको दोनों संख्याओं का गुणन यानी कि 96 गुणे 404 अपान 4 HCF आप ज्ञात किए हैं यहाँ पे। उसको बटे में करें 4 1 4 हो जाएगा, 24 चौका 96, तो 24 गुणे 404 का जब गुणा करेंगे तो 96 गुणे 96 हमारा आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1 पे आते हैं। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है 140। 140 का गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 140 लिखा गया है, फिर पहले 2 से हम काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 0 ऐसे तो 70 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 दूना 6 और 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 7, तो 140 का जो गुणनखंड लिखा गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका गुणनखंड हो गया। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 क्योंकि 2 बार है और गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या होगा? यही हमारा गुणनखंड है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तीसरा चौथा पांचवा इसी प्रकार जैसे पहला क्वेश्चन का हल किया गया है उसी प्रकार दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपको होमवर्क करना है और इसको लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है
HCF और LCM है कि नहीं है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 26 और 91 का। ठीक, तो 26 और 91 का हम पहले क्या करेंगे, गुणन खंड करेंगे। 26 दो बार जाएगा, 26 में दो बार ले जाएंगे तो 13 बचेगा, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13। 7 91 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे 13। तो देख रहे हैं 26 और 91 का HCF क्या, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, ये आपको बताया गया। और जो सबसे छोटी घात होगी वही लिखेंगे, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 13। सबसे छोटी घात दोनों में एक ही है। ठीक, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 26 और 91 का LCM क्या होगा, आपको बताया गया कि सबसे बड़ी घात को सभी को मल्टीपल कर लीजिए, यानी कि गुणनफल कर दीजिए, यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 13 सभी की घातें हैं और कोई डबल नहीं है। तो हम इसका गुणनफल करेंगे तो आएगा हमारा 182। अब जांच कर लेते हैं कि हमारा 13 और 182 जो गुणा करने पर आता है तो वही हमारा बराबर हो जाएगा। जांच कर लेते हैं। जांच में है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 और 91 का गुणनफल कितना आएगा, 2366। और HCF और LCM का गुणनफल कितना आएगा, 13 आया है और 182 आया। इनका दोनों का गुणनफल क्या होगा, 2366, गुणा कर लीजिएगा। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़े बच्चों, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताया जाएगा। आपको होमवर्क दिया जा रहा है इसमें दूसरा और तीसरा, जैसे पहले का सॉल्व किया गया है वैसे दूसरा और तीसरा भी सॉल्व करना है और जांच भी करना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला है 12, 15 और 21। इनका HCF और LCM ज्ञात करना किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सभी का गुणनखंड विधि निकाल लेते हैं। पहले 12 का निकालेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुणे 3 12 हो गया। और 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 21 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। ठीक, तो सबसे छोटी जो उभयनिष्ठ होगी घातों का वही हमारा क्या होता है, अभाज्य, सॉरी वही हमारा HCF होता है, यानी कि 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ, और सबसे छोटी घात भी है। ठीक, तो HCF जो होगा 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, यानी कि 3 की पावर 1 है, तो 3 हो जाएगा हमारा HCF। इसी का LCM निकालना है। LCM निकालते हैं तो क्या बताया गया आपको, LCM 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, यानी कि आपको 2 की पावर 2 है और 3 है, 5 है, 7 है, सभी का गुणनफल के, यानी कि 2 की पावर 2 हो गया और गुणे 3 हो गया और गुणे 5 हो गया, गुणे 7, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 5 60, 60 सते 7 छक 42, 420। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ा जाता है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क मिलते हैं। ठीक, जैसे पहला किया गया वैसे आपको दूसरा तीसरा भी करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा दिया गया है HCF 306, बराबर 9, यानी कि HCF जो दिया है LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि LCM हमें ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्या जो है हमारा 306 और 657 दिया गया, जो HCF दिया गया है आपको 9 दिया गया है। तो हमें LCM पता करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया गया है, तो LCM ज्ञात करना है हमें। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताया गया, इससे पहले आपको फॉर्मूला बताया गया। तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अपान HCF होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुणे 657 और HCF हमारा दिया गया है 9। तो हम 9 अपान कर देंगे, 9 एक के 9, 9 त्रिक 27, बचा 3, 9 चौक 34 हो गया। 34 और 657 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 22,338। यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM। ठीक, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको पिछला जो उदाहरण बताया गया है उसी के रिलेटेड है। सॉल्व कर लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, सॉल्व पे आते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। ठीक, वह 5 से विभाज्य होती है, इसीलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, इतना तो आपको पहले लिखना ही पड़ेगा कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। तो जब तक 5 होगा नहीं तो 5 से विभाज्य होगी। तो चेक कर लेते हैं। अब 6 की पावर n को हम लिखते हैं कि 2 गुणे 3 तो लिख सकते हैं और उसके पूरे की पावर n लिख सकते हैं ना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही दिख ही रहा, हमें 5 तो दिख ही नहीं रहा, तो इसीलिए अभाज्य नहीं है। ठीक, विभाज्य नहीं है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार में गुणनखंड अद्वितीय है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। ठीक, तो आ नहीं सकती तो शून्य नहीं हो सकती, इसीलिए समझ में आ गया बच्चों। आते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब क्यों है तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा। चलो चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हल। पहली संख्या क्या है? 7 गुणे 13 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें क्या कॉमन हो? 13 कॉमन हो। 13 कॉमन कर लेंगे तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, दी गई संख्या 13 से भाज्य है। इसी प्रकार दूसरी संख्या जो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें क्या हो रहा है? 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यह 5 एक गुणनखंड है, दी गई संख्या 5 से भाज्य है, अतः दोनों भाज्य संख्या है। ठीक, इसीलिए वो भाज्य है। प्रूफ हो गया ना? प्रूफ हो गया, क्यों नहीं प्रूफ हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान में, क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा कि कौन पुनः पहुंचेगा। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर। अट्ठारह और 12 का एलसीएम, 18 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 3 की पावर 2, 18 हो जाए। 12 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक, तो इसमें गुणन लासा हम बताए हैं। एलसीएम 12, 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3। गुणनखंड क्या है? 4 गुणे यानी कि 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, तो 9 चौक 36, यही हमारा एलसीएम होगा। तो ये दोनों पुनः कब मिलेंगे, यानी कि प्रारंभिक स्थान पे कब पहुंचेंगे? 36 मिनट, जो भी समय दिया गया है क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, यानी कि अभी एक प्रश्नावली और है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और 1-2 चैप्टर समाप्त होने के बाद आपका टेस्ट होगा, वैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और सॉल्व करेंगे आप लोग। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।